हेलो एवरीवन, माई सेल्फ दिनेश कुमार। एक बार आपका फिर से स्वागत है जीडीसी के ऑनलाइन नर्सिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर। उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई अच्छी चल रही होगी आपकी। जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको डील कर रहा हूँ पीडियाट्रिक नर्सिंग। ऑलरेडी अपन ने जो लास्ट वीडियोज़ है उसमें अपन ने फीटल सर्कुलेशन देख लिया, जो साइनोटिक एसाइनोटिक हार्ट डिजीज़ का जो क्लासिफिकेशन है वो देख लिया। एसाइनोटिक हार्ट डिजीज़ के अंदर मैंने आपको 4-5 चीज़ें समझाई थी। एएसडी होता है, वीएसडी होता है, पीडीए होता है, करेक्शन ऑफ आयोटा होता है, पल्मोनरी स्टेनोसिस की जो माइल्ड फॉर्म होती है वो होता है। इधर मैंने आपको साइनोटिक के अंदर मैंने बताया था टेट्रोलॉजी ऑफ फेलोट और ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेटर आर्टरी, ऐसा करके मैंने 5 डिजीज बताई थी टोटल, है ना। अब अपन 1 बाय 1 करके उन सारी डिजीज़ को समझने का प्रयास करते हैं कि एक एक डिजीज़ में जो क्या साइन एंड सिम्टम आएंगे, कैसे डायग्नोस करेंगे, कैसे नहीं करेंगे, क्या चीज़, क्या ट्रीटमेंट होगा, कौन सी सर्जरी होगी, है ना, ये सारी चीज़ें। लेकिन सबसे पहले मैं आपको, अगर आप इस यूट्यूब चैनल के ऊपर नए हैं तो सबसे पहले तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। दूसरी चीज़, आपको फ्री के अंदर इतना एडवांस कंटेंट जो उपलब्ध कराया जा रहा है उसके लिए आपको हमेशा थैंकफुल रहना है जीडीसी के लिए, ठीक है। दूसरी चीज़ कि आपको सबसे पहले फीटल सर्कुलेशन जो मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है लास्ट वीडियोस के अंदर, सबसे पहले वो देखिए, उसके बाद क्लासिफिकेशन देखिए, उसके बाद ये वीडियो देखिए। ये 3rd नंबर की वीडियो है, ओके, जिसके अंदर अपन जो स्टेप बाय स्टेप जो है सारी डिजीज को अलग अलग करके पढ़ेंगे। आज अपन शुरुआत करते हैं एसाइनोटिक हार्ट डिजीज से। मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ एसाइनोटिक हार्ट डिजीज क्या होती है। जैसा कि मैंने आपको उस दिन भी समझाया था, एसाइनोटिक हार्ट डिजीज जिसके अंदर नेम से क्लियर है, एसाइनोटिक। एसाइनोटिक मतलब जिसमें साइनोसिस प्रेजेंट नहीं होता है, जिसमें साइनोसिस प्रेजेंट, क्लिनिकली साइनोसिस किसी भी बच्चे के अंदर देखने के लिए नहीं मिलता है, उसको कहते हैं एसाइनोटिक डिजीज, ठीक है। अगर एसाइनोटिक डिजीज हो रही है किसी बच्चे में तो उसका जो शंटिंग होगा तो शंटिंग किस साइड से किस साइड होगा। देखिए, लेफ्ट साइड में क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, राइट साइड में क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड में मिक्स होगा, यानी अच्छा वाला खून गंदे में अगर मिक्स हो जाएगा लेकिन वो बॉडी के अंदर नहीं जा रहा है, तब तक उसके अंदर साइनोसिस प्रेजेंट नहीं होगा। ये मैंने आपको ऑलरेडी उस दिन समझाया था। देखिए, ये अपना हार्ट है, हार्ट के अंदर इधर जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, डी ऑक्सी, और ये कौन सी साइड है, राइट साइड है। इधर कौन सी साइड है, लेफ्ट साइड है। इधर क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है। अगर किसी भी प्रकार से ब्लड जो है इधर से इधर जा रहा है किसी भी शंट से, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, एसाइनोटिक हार्ट डिजीज, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड में मिक्स हो रहा है लेकिन ये बॉडी के अंदर जा नहीं रहा है। ये यहाँ से लंग्स में जाएगा, लंग्स से वापस सर्कुलेट होकर के किस में जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में। तो कहीं ना कहीं बॉडी के अंदर तो जा ही नहीं रहा। तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब बॉडी के अंदर नहीं जाएगा तो उससे साइनोसिस किसी भी प्रकार का देखने को लिए नहीं मिलेगा। देखिए, 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं आज, है ना। मैं सबसे पहले आपको वीएसडी से स्टार्टिंग करता हूँ, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, जो कि मोस्ट कॉमन आपको ओवरऑल मोस्ट कॉमन जो हार्ट कंजेनाइटल हार्ट डिजीज है वो है वीएसडी। फुल फॉर्म लगता हूं, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, ठीक है, ये डी है। देखिए, जैसे नाम से क्लियर हो रहा है, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, यानी ये एक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज है, ठीक है, जिसके अंदर जो डिफेक्ट है वो कहाँ है, वेंट्रिकुलर का जो सेप्टम है, बीच वाला जो सेप्टम है, इधर का वेंट्रिकल और इधर का वेंट्रिकल के बीच में जो दोनों जिन दोनों वेंट्रिकल के बीच का जो सेप्टम है उसके अंदर किसी भी प्रकार का डिफेक्ट है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। देखिए कैसे, देखिए, ये है राइट एट्रियम, ये है लेफ्ट एट्रियम, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल, ये है राइट वेंट्रिकल। अब मैंने जो लिखा है, लिखा क्या है, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, यानी वेंट्रिकल के सेप्टल का डिफेक्ट। ये दोनों वेंट्रिकल जो है, ये वाला और ये वाला, इसके बीच का जो डिफेक्ट आ रहा है, यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो ओपनिंग दिख रही है आपको, इन दोनों के बीच में जो एबनॉर्मल कनेक्शन दिख रहा है, एबनॉर्मल कम्युनिकेशन जो दिख रहा है, या तो इधर का ब्लड इधर जा सकता है, इधर का ब्लड इधर जा सकता है, इसी को अपन बोलते हैं वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। आई बात समझ में। देखिए, डेफिनेशन लिखता हूं मैं सबसे पहले, इट इज द एबनॉर्मल कम्युनिकेशन between both ventricle
लीड टू एक्सचेंज, एक्सचेंज नहीं बोल सकते अपन, उसको मिक्सिंग बोलेंगे, लीड टू मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड within the ventricle within the ventricle। देखिए डेफिनेशन मैंने क्या लिखी है, इट इज द एबनॉर्मल कम्युनिकेशन बिटवीन द बोथ वेंट्रिकल। जैसा कि आपको पता है ये क्या है, नॉर्मल तो नहीं है, अगर नॉर्मल होता तो अपन इसको पढ़ते ही क्यों बीमारी में। पहली बात तो ये नॉर्मल नहीं है, ये क्या है, एबनॉर्मल है। दूसरी चीज है क्या, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन या फिर ओपनिंग। कम्युनिकेशन को अपन और क्या लिख सकते हैं, इट इज द एबनॉर्मल कम्युनिकेशन और ओपनिंग बिटवीन। इसके अब ये जो ओपनिंग बनी हुई है एबनॉर्मल है, जो किसके बीच में बनी हुई है, दोनों वेंट्रिकल के बीच में, बिटवीन बोथ वेंट्रिकल, है ना, लीड टू मिक्सिंग ऑफ। अब ये जो दोनों की जो ओपनिंग बनी हुई है, ये चीज क्या कर रही है आगे जाकर के, ये चीज क्या कर रही है, जो मिक्सिंग कर रही है किसकी, ब्लड की, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विद इन द वेंट्रिकल। ये वेंट्रिकल के अंदर क्या कर रही है, डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या कर रही है, मिक्सिंग कर रही है। ठीक है, आई बात समझ में, ये हो गई इसकी डेफिनेशन। दूसरा अब इसका देखिए नेचर। नेचर कैसा होगा, जैसा कि आपको पता है ये क्या है, एसाइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, एसाइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। तीसरी बात, अब देखिए इसमें शंटिंग कैसे होगी। देखिए शंटिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शंटिंग जो है इसमें किस साइड से किस साइड होगी, देखिए एसाइनोटिक कब रहेगा, इधर का ब्लड किधर जा रहा है वापस लंग्स में, इधर का किधर जा रहा है बॉडी में, और इधर किधर जा रहा है लंग्स में। लंग्स में जाने के बाद तो ऑक्सीजन वापस फिल्टर हो जाएगा, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मान लो इसमें जो मिक्स भी हो गया तो वापस फिल्टर हो जाएगा, कहीं ना कहीं बॉडी के अंदर तो जा ही नहीं रहा, इधर वाला ब्लड बॉडी में जाएगा, लेकिन इधर किसी भी प्रकार का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इस साइड से इस साइड नहीं जा रहा है ना, राइट साइड से लेफ्ट साइड किसी भी प्रकार का कोई भी इधर ब्लड नहीं जा रहा है, तो ब्लड बॉडी के अंदर जो ब्लड जाएगा फ्रेश जाएगा, इसका मतलब ऑक्सीजनेटेड जाएगा, है ना। तो इसका जो नेचर रहेगा कैसा रहेगा, एसाइनोटिक। दूसरी चीज, इसका शंटिंग किधर से किधर होगी, लेफ्ट साइड से राइट साइड, लेफ्ट साइड से राइट साइड, क्योंकि प्रेशर इधर क्या है, ज्यादा है। मैंने आपको ऑलरेडी जो प्रेशर चेंजेस वगैरह सब समझाए थे जब फिटल सर्कुलेशन अपन ने पढ़ा था, जिस क्लास में मैंने बताया था बिफोर बर्थ राइट साइड का हार्ट डोमिनेंट होता है, आफ्टर बर्थ लेफ्ट हार्ट डोमिनेंट होता है। आई बात समझ में, जब लेफ्ट हार्ट आफ्टर बर्थ डोमिनेंट हो जाएगा तो यानी लेफ्ट हार्ट का प्रेशर ज्यादा रहेगा, प्रेशर ज्यादा रहेगा तो इधर का जो लेफ्ट साइड से जो सप्लाई है, जो शंटिंग है वो किधर की तरफ जाएगी, राइट साइड की तरफ। समझ में आ रही है, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। क्यों, क्योंकि लेफ्ट साइड में प्रेशर ज्यादा है, राइट साइड में प्रेशर कम है। आई बात समझ में, ये जो ओपनिंग है इधर से इधर प्रेशर क्यों नहीं जा रहा है, राइट से लेफ्ट क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि उधर प्रेशर ऑलरेडी ज्यादा है, प्रेशर उधर ज्यादा है तो इधर का ब्लड इधर आएगा, यानी लेफ्ट से राइट की तरफ दौड़ेगा। ठीक है, यानी शंटिंग किधर रहेगी, लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट टू द राइट साइड ऑफ हार्ट। ठीक है, यानी इसके अंदर क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है किसके अंदर मिक्स होगा, डी ऑक्सीजनेटेड। आई बात समझ में, ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में मिक्स होगा, डी ऑक्सीजनेटेड। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद में देखिए अपन क्या लिखते हैं। देखिए मैंने आपको ये सब चीज़ बता दी थी कि शंटिंग क्या होती है, कितने पॉइंट बता दिए मैंने ऑलरेडी आपको। देखिए इसका मैंने आपको नेचर समझा दिया, डेफिनेशन समझा दी, शंटिंग समझा दिया। अब इसके बाद में देखिए और क्या होता है, VSD मोस्ट कॉमन, ये एन ऑब्लिक लगा के सी लिखा है, इसका मतलब क्या है, मोस्ट कॉमन, है ना, मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल हार्ट डिजीज ओवरऑल। अगर आपको एक ऑप्शन, चार ऑप्शन देकर के कोई भी ओवरऑल, ठीक है, अगर आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, कोई से भी चार ऑप्शन, जितनी जो डिजीज का जो क्लासिफिकेशन अपन ने पढ़ा था, टेट्रोलॉजी ऑफ फेलोट वगैरह, ASD VSD वगैरह, PDA वगैरह, जितना भी कोई सा भी चार ऑप्शन आ जाए, अगर प्रश्न आपसे पूछता है और पूछा गया है कितनी बार कि मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल हार्ट डिजीज कौन सी है, तो आपको आंसर एक ही देना है, VSD। मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल हार्ट डिजीज ओवरऑल कौन सी है, VSD। दूसरी चीज,
अगर आपको एसाइनोटिक पूछे कि मोस्ट कॉमन एसाइनोटिक हार्ट डिजीज कौन सी है, मोस्ट कॉमन एसाइनोटिक हार्ट डिजीज, मैंने बोला है एसाइनोटिक, तब भी क्या आएगा आंसर, वीएसडी। समझ में आई कि नहीं आई? ओवरऑल जो इसका प्रेजेंस है तब भी इसी का ज्यादा रहेगा। ठीक है, आई बात समझ में? नेक्स्ट चलते हैं। देखिए ये जो शंटिंग है इस साइड में मैंने आपको किस साइड से, लेफ्ट साइड से राइट साइड। अब मैं आपको यहाँ पे कंफ्यूजन क्लियर कर देता हूँ। ये लाइन मैं आपको बाद में भी लिखाऊंगा, अभी भी लिखा रहा हूँ, दो जगह लिखाऊंगा। दूसरी ये लाइन लिखाऊंगा कहाँ पे, जब टेट्रोलॉजी ऑफ फेलोट पढ़ेंगे। देखिए इसमें लेफ्ट साइड से राइट साइड में शंटिंग हो रही है ना। केवल अपन पर्टिकुलर वीएसडी पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? पर्टिकुलर वीएसडी, यानी केवल अगर किसी सिंगल डिफेक्ट है किसी भी बच्चे के अंदर वीएसडी केवल, तो उसमें शंटिंग किधर से किधर होगी, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। लेकिन अगर आपने जब टेट्रोलॉजी ऑफ फेलोट पढ़ा होगा तो उसमें आपने चार चीज पढ़ेंगे, टेट्रो यानी चार, उसमें चार बीमारी होती है, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी और पल्मोनरी स्टेनोसिस और कोरेक्शन ऑफ एओर्टा, और उसके अलावा क्या होता है, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। तो जब उसमें अपन जो वीएसडी पढ़ेंगे तो उसके अंदर शंटिंग राइट टू लेफ्ट नहीं होती है। टेट्रोलॉजी ऑफ फेलोट के अंदर जो वीएसडी होता है उसके अंदर शंटिंग राइट टू लेफ्ट होती है, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। इसका रीजन मैं आपको तभी बताऊंगा जब अपन वो टेट्रोलॉजी ऑफ फेलोट पढ़ेंगे। अभी आप ये अंडरलाइन करके ये लिख लीजिए। दूसरी चीज ये रिपीट मैं आपको वहां पे भी कराऊंगा। ठीक है, लिख लेता हूं मैं ना, नोट लगाइए, नोट। इन tetralogy of Fallot, the shunting of VSD is right to left side of heart। आई कि नहीं आई बात समझ में? राइट टू लेफ्ट साइड की शंटिंग होगी इसमें टेट्रोलॉजी ऑफ फेलोट के अंदर। देखिए ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी, अपन ने पढ़ लिया। मोस्ट कॉमन टाइप ये होता है, एसाइनोटिक नेचर होता है, शंटिंग इधर होती है, नोट लिखा दिया मैंने आपको। अब अपन पढ़ते हैं लोकेशन। ठीक है, लोकेशन देखिए लोकेशन मैंने आपको ऑलरेडी स्टार्टिंग में समझा दी है कि लोकेशन कैसा रहेगा, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। जो डिफेक्ट की जो लोकेशन रहेगी वो क्या रहेगी, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। आई बात समझ में? जो लोकेशन रहेगी कैसी रहेगी, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, नेक्स्ट इसके अलावा देखिए आप क्या बोल रहे हैं, देखिए साइज, साइज इज वेरी अकॉर्डिंग टू बेबी टर्म, बेबी जेस्टेशन। या अपन इसको ओवरऑल लिख देते हैं कि जो इसकी जो साइज है, डिफेक्ट जो है, वेंट्रिकुलर सेप्टल जो डिफेक्ट है वो कितना बड़ा रहेगा, छोटा रहेगा, कितना रहेगा, मेरे बच्चे में कितना हो सकता है, आपके बच्चे में कितना हो सकता है, किसी और बच्चे में कितना हो सकता है। हर बच्चे का बच्चे टू बच्चे क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। ठीक है, इज वेरी अकॉर्डिंग टू बेबी, यानी बच्चे टू बच्चे, यानी हर बच्चे के अंदर जो है जिसके अंदर कंजेनिटल हार्ट डिजीज है उसके अंदर जो है जो साइज अलग अलग हो सकती है, लेकिन इसका मैक्सिमम साइज फिक्स है। देखिए मैक्सिमम साइज का मतलब किसी में ज़्यादा किसी में कम। अब मैक्सिमम साइज कितना हो सकता है, जो अरोटा है, अरोटा का जो हाफ डायमीटर है उतना हो सकता है। आई बात समझ में? मान लो अरोटा का डायमीटर जैसे 2 सेंटीमीटर है, तो इसकी वीएसडी की जो साइज है, किसी बच्चे के अंदर अरोटा का जो डायमीटर है वो अगर मान लो 2 सेंटीमीटर है, तो वीएसडी की जो मैक्सिमम साइज है वो कितनी हो सकती है, उसकी आधी यानी 1 सेंटीमीटर। ठीक है, मैक्सिमम साइज हाफ ऑफ अरोटिक डायामीटर। ये आप स्टार लगा के पॉइंट लिख लीजिए कि इसका जो मैक्सिमम साइज हो सकती है वो क्या हो सकती है, हाफ ऑफ जो है डायमीटर है किसका, अरोटा का। मैंने आपको, ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको। मान लो जैसे अरोटा का अगर सेंटीमीटर, जैसे अपन ये जो अरोटा है ये जो हार्ट से निकल रही है इसकी जो ये जो डायमीटर है, अब वीएसडी कितना बड़ा हो सकता है किसी भी हार्ट के अंदर, इसका डायमीटर का आधा है। मान लो ये 4 सेंटीमीटर है किसी बच्चे में, तो वीएसडी कितना हो सकता है, मैक्सिमम जो बड़ा हो सकता है वो 2 सेंटीमीटर हो सकता है।
लेकिन किसी बच्चे में मान लो ये 1.5 सेंटीमीटर की ही है एओर्टा, प्री टर्म है, मान लो किसी के अंदर 1.5 ही है, तो इसका आधा कितना हो गया 0.075। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये इसका डायमीटर जो मैंने मैक्सिमम आपको समझा दिया है। ठीक है, देखिए VSD का मैंने आपको लोकेशन बता दी, साइज बता दी। अब इसके बाद में मरमर लिखिए आप। मरमर जो रहेगी इसके अंदर, मरमर का जो रहेगा वो रहेगी पेनसिस्टोलिक। कौन सी रहेगी? पेनसिस्टोलिक मरमर। पेनसिस्टोलिक मरमर का मतलब क्या होता है कि ऐसी मरमर जो हार्ट की जो जितनी भी हार्ट साउंड, पेनसिस्टोलिक, आपने जैसे ध्यान दिया होगा पेनसाइटोपिनिया। पेनसाइटोपिनिया का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर WBC काउंट कम हो जाता है, RBC भी कम हो जाता है और प्लेटलेट्स भी कम होता है। तीनों चीज़ अगर कम हो जा रही तो अपन उसको ओवरऑल क्या नाम दे रहे हैं? पेनसाइटोपिनिया। ऐसे ही जो पेनसिस्टोलिक का मतलब क्या है? जब जब हार्ट के अंदर सिस्टोल होगा, सिस्टोल के टाइम पे जो हार्ट साउंड सुनाई देगी, सिस्टोल के टाइम पे जो हार्ट साउंड सुनाई देगी, उसके टाइम पे ये क्या होगा, जो हार्ट साउंड ये भी क्या होगी, इसकी जो मरमर सुनाई देगी। देखिए मरमर आपको ऑलरेडी पता है, मरमर क्या होता है? इट इज द एबनॉर्मल हार्ट साउंड produced by abnormal blood flow। देखिए हार्ट साउंड आपने ऑलरेडी डेफिनेशन पढ़ा है, फिर भी मैंने आपको रिवाइज करवा दिया है कि जो हार्ट साउंड क्या होती है, जो मतलब मरमर क्या होता है? मरमर जो होती है एबनॉर्मल हार्ट साउंड होती है। मरमर को क्या बोलते हैं अपन? एबनॉर्मल हार्ट साउंड। ये क्यों हो रही है? क्योंकि एबनॉर्मल कहीं ना कहीं ब्लड फ्लो हो रहा होगा, इसलिए उसको क्या हो रही है? हार्ट साउंड आ रही है। अब देखिए एबनॉर्मल ब्लड फ्लो का क्या मतलब है? जैसा कि आपको पता है VSD है, अब मान लो जैसे VSD है ना, ये मान लो यहाँ पे ऐसा VSD है, ये ठीक है, ये राइट एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये राइट वेंट्रिकल। अब ये है VSD। इधर का जो ब्लड है, इधर प्रेशर क्या है? प्रेशर क्या है? ज़्यादा है। इधर का जो ब्लड है ये यहाँ से राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम से आने के बाद में किस में जाना चाहिए? आइडियली अरोटा के अंदर जाना चाहिए था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या एक चैनल है, ये यहाँ पे एक ओपनिंग है। ओपनिंग की वजह से क्या होगा? इधर का जो ब्लड है ये किधर आ जाएगा? इधर। जैसे ब्लड ये जो जब वेंट्रिकल जो है ये जब सिस्टोल करेगा नहीं कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड जो स्क्वीज होगा तो कुछ ब्लड तो इसमें निकल जाएगा, कुछ ब्लड इसमें आ जाएगा, फिर डायस्टोल होगा, फिर ऊपर का ब्लड नीचे आएगा, फिर स्क्वीज करेगा, फिर कुछ इसमें चला जाएगा, कुछ इसमें चला जाएगा। आई बात समझ में? लेकिन अगर मान लो अब इस साइड, इससे फर्क क्या पड़ रहा है? देखिए आगे की साइड में तो फ्लो क्या जा रहा है? कम हो रहा है। आप खुद से जाहिर सी बात समझ रहे हो, ये सारा ब्लड किस में जाना चाहिए? अरोटा में जाना चाहिए, ताकि सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाना चाहिए था, है ना। लेकिन आधा ब्लड तो इधर जा रहा है डाइवर्ट होके, आधा ब्लड इधर साइड को जा रहा है। ठीक है, तो यानी सिस्टेमिक सर्कुलेशन में तो ब्लड कम जाएगा और इधर की साइड में ब्लड क्या जा रहा है? ज्यादा जा रहा है। अब ये ब्लड यहां से किधर जाएगा? यहां से ब्लड किधर जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए किसमें जाएगा? लंग्स। ठीक है, इधर का ब्लड किधर जाएगा? बॉडी के अंदर। तो बॉडी के अंदर तो क्या हो रही है? सप्लाई कम हो रही है। बॉडी के अंदर तो सप्लाई क्या हो रही है? कम हो रही है। लंग्स के अंदर सप्लाई क्या बढ़ जा रही है? बढ़ जा रही है। समझ में आ रही है मेरी बात? अब देखिए इससे फर्क क्या पड़ रहा है? ये जो अब इधर का जो ब्लड इधर आ रहा है, इधर मान लो जितना ब्लड होना चाहिए उतना ब्लड तो हुआ नहीं, इससे क्या हो गया? ज्यादा ही हो गया। ज्यादा हो गया तो यहाँ पे जो अब जैसे यहाँ पे वाल्व लगे हैं, क्या लगे हैं? वाल्व। आपको पता होगा यहाँ पे इसको अपन क्या बोलते हैं? सेमील्यूनार वाल्व। क्या बोलते हैं? सेमील्यूनार वाल्व। जो हार्ट के बीच में जो रहते हैं उसको बोलते हैं अपन एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व, एवी वाल्व, है ना। इधर की साइड में ट्राइकस्पिड रहता है, इधर कौन सा रहता है? बाइकस्पिड रहता है, जिसको अपन मिट्रल वाल्व भी बोलते हैं। ठीक है, जो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड किस में हो रहा है? पल्मोनरी आर्टरी में, और इधर लेफ्ट वेंट्रिकल से अरोटा के अंदर, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में। इधर की साइड में कौन से वाल्व रहते हैं? इनको क्या बोलते हैं? सेमील्यूनार वाल्व। क्या बोलते हैं? सेमील्यूनार वाल्व। एसएल मतलब सेमील्यूनार वाल्व। ठीक है, एवी मतलब
एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व, जिसके अंदर अब देखो होगा क्या, जैसे सिस्टोल करेगा तो ब्लड इधर को जाएगा, लेकिन सिस्टोल करते ही क्या होगा, ये जो वाल्व है ये क्लोज हो जाएंगे तभी तो ये ब्लड इधर से इधर जाएगा, नहीं तो अगर ये खुले रहेंगे मान लो तो जैसे सिस्टोल करेगा ब्लड तो ऊपर को चला जाएगा। तो जैसे सिस्टोल करता है ये वाल्व क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं, और ये वाल्व क्या हो जाते हैं, दोनों एक साथ खुल जाते हैं। समझ में आ रही मेरी बात, यानी ये दोनों वाल्व एक साथ में क्या हो जाएंगे, जैसे सिस्टोल कर रहा है ये सिस्टोल कर रहा है तो ये वाल्व क्लोज, नीचे वाला वाल्व ओपन, तो ब्लड किस में चला गया, इसमें। तो इसकी वजह से जो साउंड आ रही है, अब इसको बोलते हैं अपन S1, है ना। ये जो एवी वाल्व जो क्लोज हो रहे हैं उसकी वजह से जो साउंड आ रही है उसको अपन क्या बोल रहे हैं, S1। सेम टाइम पे क्या हो गया, ये ओपन हो गए, ठीक है। अब जैसे सिस्टोल कंप्लीट हो गया, यानी सारा ब्लड इसमें जब इजेक्ट कर दिया इसने, ठीक है, फिर वापस क्या होगा, डायस्टोल होगा तब क्या होगा, ये वाल्व तो ऊपर वाले एवी वाल्व तो क्या होंगे, ओपन, नीचे वाले क्या हो जाएंगे, क्लोज। तो जैसे ये वाल्व क्लोज होंगे तो यहाँ से जो साउंड आएगी उसको बोलते हैं S2। समझ में आ रही मेरी बात, S1 S2, लब डब। आई बात समझ में, ये होती है नॉर्मल प्रोसेस। अब देखिए ये साउंड आ क्यों रही है, क्योंकि ब्लड का जो फ्लो है, ये जो ब्लड का फ्लो है ये किसके द्वारा जा रहा है, वॉल्स के द्वारा। ये वॉल से टकराते हुए जो ब्लड इसमें जाएगा टर्बुलेंस होके, तो उसकी वजह से साउंड निकलती है, आवाज आती है, ठीक है। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, मरमर बोलते हैं। आई बात समझ में। अब देखिए जितना ब्लड यहाँ पे होना चाहिए उससे तो क्या हो गया, ज्यादा ब्लड हो गया, तो पल्मोनरी आर्टरी के अंदर क्या होगा, इसके अंदर ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा। यहाँ के वाल्व के अंदर जो है, यहाँ पे जो ब्लड फ्लो है जितने मान लो जितना टाइम तक जाना चाहिए उससे ज़्यादा टाइम लगेगा। क्यों ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ पे ब्लड का क्वांटिटी ज़्यादा है तो फ्लो निकलने में भी ज़्यादा टाइम लगेगा। आई बात समझ में। तो इसकी वजह से साउंड निकलेगी वो क्यों निकलेगी, मरमर कौन सी होगी इसमें, पेन सिस्टोलिक मरमर। आई बात समझ में। देखिए अब मैं आपको थोड़ी और चीज़ें समझाता हूँ। देखिए मैंने आपको मरमर समझा दी है, पेन सिस्टोलिक मरमर होती है, ठीक है। पेन सिस्टोलिक मरमर जो हो रही है वो S1 S2 साउंड के, मतलब जब सिस्टोल होगा तब तक उसके साथ में सुनाई देगी, ठीक है। अब देखिए ओपनिंग इजेक्शन जो है, इजेक्शन सिस्टोलिक मरमर, ये क्या होता है। देखिए मैंने आपको जैसे कि समझाया था कि जैसे आपको इजेक्शन सिस्टोलिक मरमर क्या होगा, देखिए जैसे यहाँ पे ब्लड है, ब्लड जैसे ही सिस्टोल करेगा तो ब्लड क्या होगा, इजेक्ट होगा तो ये ओपन होंगे वाल्व। आई बात समझ में। तो जैसे ये सिस्टोलिक, जैसे यहाँ पे सिस्टोल होने के बाद में जो ब्लड यहाँ से क्या जाएगा, आगे की साइड में जाएगा, तो उसकी वजह से जो मरमर सुनाई देगी उसको अपन क्या बोलते हैं, इजेक्शन सिस्टोलिक मरमर। आई बात समझ में। ये भी किस में सुनाई देगी, जो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है उसके अंदर सुनाई देगी। ये क्यों देगी, क्योंकि अंदर जो पल्मोनरी वाल्व है जो इधर मैंने आपको बताया था, यहाँ पे ब्लड फ्लो बढ़ रहा है तो ये पल्मोनरी वाल्व लंबे टाइम तक ओपन रहेंगे। इसके अलावा ब्लड का फ्लो लंबे टाइम तक आएगा, इसकी वजह से वो साउंड सुनाई देगी, ठीक है। इसके अंदर लिख लीजिए आप, ये जो सुनाई देगी, ये इसकी जो लोकेशन है ये कहाँ पे सुनाई देगी, एट पल्मोनरी वाल्व, ठीक है। अब ये सुनाई क्यों दे रही थी, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, बिकॉज ऑफ लेफ्ट टू राइट साइड में क्या हो रही है, संटिंग हो रही है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, ब्लड स्ट्रीम टू पल्मोनरी आर्टरी से फिर क्या हो रहा है, उसके अंदर ब्लड का क्या हो रहा है, इंक्रीज ब्लड फ्लो, उसकी वजह से क्या निकल रही है, मरमर, ठीक है। इसको अपन क्या बोलते हैं, इजेक्शन सिस्टोलिक मरमर। समझ में आ गई कि नहीं आएगी बात। तो VSD के अंदर दो तरह की जो मरमर आपको सुनाई देगी, पेन सिस्टोलिक मरमर, दूसरा इजेक्शन सिस्टोलिक मरमर। देखिए इसके बाद में देखिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, जब आपको मैंने साइनोटिक डिजीज पढ़ाई थी तब, कि प्लेथोरिक लंग फील्ड क्या होता है, ओलिगेमिक लंग फील्ड क्या होता है। देखिए प्लेथोरिक लंग फील्ड में क्या होता है, जहाँ पे लंग्स के अंदर ब्लड का फ्लो इंक्रीज हो जाता है। ओलिगेमिक के अंदर ब्लड के अंदर जो लंग्स के अंदर ब्लड फ्लो कम हो जाता है। यहाँ पे ये जो ब्लड फ्लो है, आप खुद बताइए, यहाँ से ब्लड इधर आएगा, इधर को ब्लड ज़्यादा होगा तो आगे किस में जाएगा, लंग्स में। तो लंग्स का जो चेस्ट एक्सरे के अंदर रिव्यू है कैसे दिखेगा, प्लेथोरिक, ठीक है। लंग्स के अंदर कौन सा दिखेगा, लंग्स का अपन क्या करेंगे, पहले तो चेस्ट एक्सरे। लंग्स के अंदर जो है
चेस्ट एक्सरे करवाएंगे अपन, तो उसके अंदर क्या दिखेगा अपने को, प्लेथोरिक लंग फील्ड। ये क्यों दिखेगा, ड्यू टू इंक्रीज ब्लड सप्लाई टू लंग। आई बात समझ में, ठीक है। अब देखिए VSD से क्या हो रहा है, VSD से क्या हो रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या हो रहा है, ब्लड किधर को जा रहा है, राइट वेंट्रिकल में जा रहा है। राइट वेंट्रिकल में जाने से क्या होगा, ब्लड की सप्लाई किस में बढ़ेगी, पल्मोनरी आर्टरी में, यानी इंक्रीज ब्लड फ्लो टू पल्मोनरी आर्टरी। मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ ताकि आपको यहाँ पे पूरा फुल फॉर्म लिखना है ताकि समझने के लिए, ठीक है। VSD हुआ यानी ओपनिंग हुई किसके राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। तो लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर क्या है, यहाँ पे क्या है, प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ पे प्रेशर क्या है, कम है राइट वेंट्रिकल के अंदर। तो VSD से क्या होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से प्रेशर ज़्यादा होने के कारण किधर जाएगा ब्लड, राइट वेंट्रिकल। किसके द्वारा जाएगा, फिर उसके बाद में जो ब्लड किधर को फ्लो होगा, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर। पल्मोनरी आर्टरी के अंदर जब ब्लड ज़्यादा फ्लो हो जाएगा तो पल्मोनरी आर्टरी आगे साइड में ब्लड कहाँ लेके जाती है, लंग्स की तरफ। तो आगे जाकर के ब्लड जो है लंग्स के अंदर ज़्यादा फ्लो होगा, ठीक है। इंक्रीज लंग ब्लड फ्लो, ठीक है। अब देखिए दूसरी चीज़ क्या होगा कि जो राइट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल के अंदर प्रेशर, अब जैसे लेफ्ट वेंट्रिकल से प्रेशर किधर ज़्यादा होने के कारण ब्लड किधर जा रहा है, राइट वेंट्रिकल में। तो यहाँ पे क्या होगा, ब्लड का वॉल्यूम ज़्यादा होगा। यहाँ पे क्या होगा, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज इन राइट वेंट्रिकल के अंदर इंक्रीज होगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। क्या होगा, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। इतनी बात समझ में आई कि आपको। देखिए ये VSD हुआ, VSD से क्या हुआ, लेफ्ट साइड से ब्लड इधर को आया, इधर ज़्यादा, इधर लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर क्या हो गया, ब्लड ज़्यादा हो गया तो वो एक लिमिट तक तो उसमें लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करेगा, सहन करेगा। लेकिन कहीं ना कहीं उसकी कैपेसिटी तो बढ़ानी पड़ेगी। कैपेसिटी जब बढ़ानी पड़ेगी तब क्या होगा कि उसका अंदर क्या हो जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल की क्या दिखेगी, हाइपरट्रोफी दिखेगी। आई बात समझ में। और इधर आगे ऑलरेडी इसमें जो लंग्स के अंदर ब्लड फ्लो ज़्यादा हो रहा है, इसकी वजह से क्या होगा, प्लेथोरिक लंग फील्ड। आई बात समझ में। अब देखिए इसके अलावा और क्या फर्क पड़ रहा है, ये जो लेफ्ट वेंट्रिकुलर ये जो राइट वेंट्रिकल एनलार्जमेंट हुआ, अब ये आगे जाकर के ब्लड किस में फ्लो करेगा, ये जो राइट वेंट्रिकल है, इधर देखिए यहां से ब्लड किस में आएगा, लंग्स में, ठीक है। तो इसकी क्या हो गई, ये हाइपरट्रोफी कर दी मैंने। हाइपरट्रोफी का मतलब इसका साइज बढ़ गया। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि इसके अंदर जो ब्लड आ रहा है उसको कहीं ना कहीं जगह ज़्यादा चाहिए, ठीक है। इसके बाद में लंग्स में फ्लो हुआ, लंग्स से वापस किस में जा रहा है ब्लड, यहाँ से होते हुए किस में जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में। अब देखिए लंग्स के अंदर ज्यादा ब्लड आ रहा है तो लंग्स से भी ज्यादा जाएगा, भी कितना ज्यादा जाएगा। आई बात समझ में, आई ज्यादा रहा है तो जाएगा भी ज्यादा। तो कहीं ना कहीं लेफ्ट एट्रियम के अंदर भी जो ब्लड है वो क्या हो जाएगा, ज्यादा जाएगा तो उसके अंदर भी क्या हो जाएगी, लेफ्ट एट्रियम की हाइपरट्रोफी करवाएगा ये लास्ट में। अगर ये कंडीशन ज्यादा परसिस्टेंट रही तो ये आगे जाकर के लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी किस में, इंक्रीज ब्लड टू लेफ्ट एट्रियम, ये आगे जाके उसमें कराएगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, लेफ्ट एट्रियम की क्या हो जाएगी, हाइपरट्रोफी। ये अपने को इको जब अपन करेंगे तो ये सारे चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे। हाइपरट्रोफी हो सकती है, इनलार्जमेंट हो सकता है। इनलार्जमेंट पहले होगा, उसके बाद में भी अगर ये कंडीशन रिवर्स नहीं हुई तो आगे जाकर के क्या हो जाएगा, हाइपरट्रोफी। आई बात समझ में। अब देखिए ये जो ब्लड फ्लो है ये जो VSD के साइज से डायरेक्टली रिलेटेड है। अब देखिए अगर मान लो जितना बड़ा VSD होगा उतना ही ज़्यादा ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से किस में जाएगा, राइट वेंट्रिकल में। VSD छोटा होगा तो कम ब्लड जाएगा, VSD बड़ा होगा तो ज़्यादा ब्लड जाएगा। तो ज़्यादा ब्लड जाएगा तो ये हाइपरट्रोफी ज़्यादा होगी, है ना। ये लेफ्ट एट्रियम का एनलार्जमेंट ज़्यादा होगा। यानी VSD का जो साइज है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, VSD का जो साइज है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, कहीं ना कहीं ये जो लेफ्ट वेंट्रिकुलर जो हाइपरट्रोफी और राइट एट्रियम की जो एनलार्जमेंट है इसके समानांतर मतलब जितना ज़्यादा VSD होगा उतना ज़्यादा ब्लड जाएगा और उतनी ज़्यादा हाइपरट्रोफी होगी। आई बात समझ में, ठीक है। देखिए मैं लिख देता हूँ इसको,
डायरेक्टली रिलेटेड टू या फिर प्रोपोर्शनल टू, इसको रिलेटेड टू की जगह अपन क्या कर सकते हैं, प्रोपोर्शनल टू ज़्यादा अच्छा शब्द है, कि जो राइट वीएसडी की साइज है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेफ्ट एट्रियम इनलार्जमेंट एंड राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। आई कि नहीं आई बात समझ में? जो वीएसडी की साइज है, अगर मान लो जितना बड़ा वीएसडी होगा उतना ही आगे जाकर के किसमें ब्लड होगा, राइट एट्रियम के अंदर ज़्यादा ब्लड जाएगा, राइट वेंट्रिकल के अंदर ज़्यादा ब्लड जाएगा, उसके बाद लंग्स में ज़्यादा जाएगा, तो लेफ्ट एट्रियम में ज़्यादा जाएगा। जितना छोटा होगा उतना कम ब्लड जाएगा, उसके अंदर आगे जाएगी कम जाएगा, तो ये हाइपरट्रोफी जो इसकी होगी वो कम होगी। अगर ज़्यादा बड़ा होगा तो ये इसकी हाइपरट्रोफी ज़्यादा बड़ी होगी। आई बात समझ में? देखिए इसके आगे और क्या है। अब देखिए ये सारी चीज़ें मैंने आपको ब्लड का एकदम फ्लो चार्ट बता दिया कि किधर से किधर होता है, ठीक है। अब अपन समझते हैं कि इसमें जो वीएसडी है, वीएसडी की वजह से जो फ्लो है वो किस साइड किस डायरेक्शन में जा रहा है। जैसे ये वीएसडी है, ठीक है, मैं बहुत छोटा बना रहा हूं ताकि आपको लिखने के लिए जगह मिले। ये हो गया वीएसडी। अब वीएसडी से क्या होगा, आधा ब्लड तो इधर को जाएगा, आधा ब्लड इधर को जाएगा। ये किस में जा रहा है, अरोटा में, ठीक है। अब ये किधर जा रहा है, पल्मोनरी आर्टरी में, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी से फिर किस में जाएगा, लंग्स में, लंग्स से फिर किधर में जाएगा, लंग्स से होते हुए किस में जाएगा, वापस लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से फिर ब्लड वापस राइट वेंट्रिकल में आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, इसको मिटा के अच्छा लिख देता हूँ, लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, यहाँ से ब्लड इसके अंदर लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आएगा, फिर यही जाएगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं ब्लड वापस घूम फिर के इसी के अंदर आ रहा है, घूम फिर के वापस इसी के अंदर आ रहा है, समझ में आ रही? तो उसको अपन बोलते हैं बैकवर्ड डायरेक्शन। जो ब्लड आगे की साइड में नहीं जाकर के ब्लड किधर जा रहा है, पीछे की साइड में। तो इधर की साइड में जो वीएसडी के है, वीएसडी क्या कर रहा है, इधर की साइड में क्या कर रहा है, एक तो इधर को फ्लो कर रहा है, यानी बैकवर्ड फ्लो टुवर्ड लंग, ठीक है, बैकवर्ड फ्लो कर रहा है टुवर्ड लंग्स की साइड में, ठीक है। इधर देखिए, इधर क्या होगा, ब्लड का फ्लो इधर अरोटा के अंदर आएगा, अरोटा के अंदर आएगा तो इसको अपन बोलते हैं फॉरवर्ड फ्लो, ठीक है, फॉरवर्ड ब्लड फ्लो। देखिए वीएसडी जो है, ये जो वीएसडी है, वीएसडी ने क्या करा, एक तो जो है किसको जन्म दिया, फॉरवर्ड बैक ब्लड फ्लो को, जो अरोटा के अंदर जा रहा है, जो आगे जाकर के किस में जाएगा, बॉडी के अंदर जाएगा, ठीक है। एक इधर किसको जन्म दिया इसने, बैकवर्ड ब्लड फ्लो। बैकवर्ड ब्लड फ्लो में क्या होगा, लंग्स की तरफ ब्लड आएगा। अब देखिए इन दोनों से फर्क क्या पड़ेगा, देखिए जो बैकवर्ड ब्लड फ्लो है वो किसके अंदर, इंक्रीज ब्लड टू राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल की वजह से अगर ब्लड ज़्यादा हो जाएगा तो उसके अंदर क्या होगा, जो उनकी जो समय पे इधर देखिए यहाँ पे ब्लड ज़्यादा हो गया, यहाँ ब्लड ज़्यादा हो गया, अगर मान लो ये यहाँ पे जो ब्लड ज़्यादा हो गया, ये राइट वेंट्रिकल है, यहाँ पे ब्लड ज़्यादा हो गया तो इसको खाली होने में भी तो ज़्यादा ही समय लगेगा। आई बात समझ में? ये यहाँ पे अगर ब्लड ज़्यादा हो गया, इसकी वजह से ब्लड यहाँ पे ज़्यादा हो गया, क्यों? क्योंकि जितना ब्लड ज़्यादा आएगा तो खाली होने में भी समय लगेगा, तो राइट वेंट्रिकल को जो एम्प्टी करने में भी डिले होगा, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, डिले इन एम्प्टी ऑफ राइट वेंट्रिकल। देखिए राइट वेंट्रिकल की एम्प्टी के अंदर जो अगर डिले होगा तो इसकी वजह से जो हर्ट साउंड आएगी। अब हमारी बात सुनो, जैसे यहाँ पे अगर मान लो इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा तो यहाँ के जो वाल्व है ये ज़्यादा टाइम तक खुले रहेंगे, इसका मतलब देर से क्लोज होंगे। ये पहले क्लोज हो जाएगा, ये देर से क्लोज होगा, ये पहले क्लोज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आगे की साइड में ब्लड जितना ज़्यादा जाना चाहिए था उतना तो गया नहीं। क्यों नहीं गया? क्योंकि बाकी आधा ब्लड तो इधर चला गया, आधा ब्लड आगे को चला गया, लेकिन आधा ब्लड जाने में तो बहुत कम समय लगा, इसलिए ये तो हो गया जल्दी क्लोज, ये हो गया लेट क्लोज। यानी इसमें तो हो गया डिलेड क्लोज, और इसमें क्या होगा, इसमें होगा अर्ली क्लोज, ठीक है। तो इधर तो क्या होगा, डिलेड एम्प्टी इन राइट वेंट्रिकल। इसकी वजह से क्या होगा, जो P2 जो हर्ट साउंड है
वो क्या हो जाएगी, डिले। आई बात समझ में नहीं आई? समझ में आई कि नहीं आई? दूसरी चीज, यहाँ पे ब्लड का फ्लो ज़्यादा है तो P2 की जो साउंड है, ज़्यादा जाएगा प्रेशर, ज़्यादा जाएगा ब्लड, ज़्यादा जाएगा प्रेशर, तो उसकी वजह से इंटेंसिटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। एंड इंक्रीज इंटेंसिटी ऑफ P2। आई बात समझ में? P2 की जो इंटेंसिटी है वो भी बढ़ जाएगी, और जो यहाँ की डिलेड है वो, इसकी जो एम्प्टिंग है वो भी क्या हो जाएगी, डिलेड। इधर देखिए, इधर क्या होगा, इधर क्या होगा, ब्लड क्या होगा, अर्ली एम्प्टिंग ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकुलर, अर्ली एम्प्टिंग होगी, ठीक है। उसकी वजह से क्या होगा, जो यहाँ पे क्या, कौन सा साउंड आएगा, A2। देखिए A2 और P2 जो मैंने लिखा है, A2 क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, एओर्टिक वाल्व। कौन सा वाल्व होगा, एओर्टिक। इधर कौन सा वाल्व होगा, पल्मोनरी वाल्व, इसलिए मैंने क्या लिखा है, P2। दूसरी चीज, ये दोनों हर्ट साउंड को अपन S2 बोलते हैं, इसलिए मैंने 2 लिखा है। बस ये एक इंडिकेशन है समझने के लिए, ठीक है। क्योंकि अंदर की, जो अंदर की साउंड है उसको अपन S1 बोलते हैं, यहाँ वाली साउंड को, ठीक है। और बाहर वाली साउंड जो अपन, जो एओर्टिक और पल्मोनरी वाल्व के अंदर है, जो सेमिलुलर वाल्व जिसको अपन ऑलरेडी बोल रहे हैं, उसको अपन S2 साउंड बोलते हैं, इसलिए मैंने 2 लिखा है, ताकि आपको समझ में आए कि S2 साउंड की बात हो रही है। तो S2, A2 और P2 दोनों को मिला करके S2 बोला जाता है। भाई बात समझ में? एओर्टिक वाल्व की जो क्लोज होगा और जब पल्मोनरी वाल्व क्लोज होगा, इन दोनों को मिला करके अपन क्या बोलेंगे, S2 साउंड। लेकिन इन दोनों के बीच में अब आपको डिफरेंस दिखेगा। देखिए कैसे दिखेगा, अर्ली एम्प्टिंग ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकुलर, इसकी वजह से A2 क्या होगी, देखिए इधर ब्लड, इधर को क्या हो गया, लेफ्ट वेंट्रिकुलर तो क्या हो गया, जल्दी खाली हो गया, जल्दी खाली हो गया, तो A2 ज्यादा जल्दी क्लोज हो गया। इधर इस साइड में क्या हो रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर जो क्या हो गया, राइट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड ज्यादा है तो खाली होने में ज्यादा समय लगा, उसकी वजह से P2 ज्यादा समय तक खुला रहा, उसके बाद में लेट तक वो बंद हुआ। तो इधर तो हो गया जल्दी बंद, इधर हो गया लेट बंद। तो दोनों में डिफरेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा, दोनों में गैप आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इधर मैं अगर एकदम से टर्न दे के घंटी बजा रहा हूँ, इधर थोड़ा टाइम के बाद में घंटी बजाऊंगा, तो दोनों घंटी के अंदर आपको आवाज समझ में आएगी कि नहीं आएगी। तो ये हो गया स्प्लिटिंग ऑफ S2 साउंड जो स्प्लिट कर रही है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट साइन है VSD का, वो क्यों कर रही है, मैंने आपको ऐसे समझाया है। आई समझ में? नहीं समझ में आया हो, एक बार फिर से रिवाइज करके देखिए कि इधर ये सब होने की वजह से ये P2 डिले हो रहा है, इधर ये सब होने की वजह से A2 ज़्यादा जल्दी हो रहा है। इसकी वजह से क्या होगा, इन दोनों के अंदर ये दोनों साउंड अलग अलग टाइम पे सुनाई देगी। हाँ, तो इस चीज़ को अपन क्या बोलते हैं, स्प्लिटिंग ऑफ। देखिए ये जो साउंड है, इन दोनों को अपन इधर से P2 क्या हो गई, डिलेड, और इधर A2 क्या हो गई, अर्ली। तो इसकी वजह से इसको क्या हो गया, S2 साउंड स्प्लिट यानी टूटना, स्प्लिट यानी फटना, यानी S2 फिर अपने को अलग अलग सुनाई देगी, A2 की अलग देगी और A2 की पहले दे देगी, उसके बाद में P2 की देगी। ये इसका VSD का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अपन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, जब अपन इको करते हैं या जब अपन ऑस्कल्टेशन करते हैं तब अपन सुनते हैं। आई बात समझ में? अब देखिए ये जो VSD था, ये सब तो मैंने आपको ये सारी चीज़ें समझा दी। अब इसके अपन टाइप्स पढ़ते हैं, ठीक है, ठीक है। टाइप देखिए VSD वैसे ऑलरेडी 4-5 टाइप का होता है मोस्टली, मतलब अपन साइज के हिसाब से भी बोल सकते हैं। साइज के हिसाब से बोलेंगे तो लार्ज, मीडियम, स्मॉल। अगर अपन एनाटॉमिकल लोकेशन के हिसाब से बोलेंगे तो जैसे पेरीमेम्ब्रेनस, मस्कुलर, ऐसे है ना। तो ऐसे 3-4-5 टाइप के होते हैं। लेकिन मैं आपको क्लिनिकल एग्जाम की जो नॉटसेट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये उसी से पढ़ा रहा हूँ। दूसरी चीज़, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें एकदम ऑथेंटिक है। आप जब ओपिक गाई नाम की एक बुक आती है पीडियाट्रिक्स की, उसके अंदर ये सारी चीज़ें ये मेंशन है ना। तो मैं ओपिक गाई की बुक से आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आपको ओपिक गाई की एकदम ऑथेंटिक बुक है, रेफर कर सकते हो आप, है ना, अच्छी बुक है। तो जो टाइप्स है मैं आपको उसी के अंदर, उसी के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ। देखिए कितने टाइप का जो इंपॉर्टेंट टाइप है जो नॉटसेट के लिए है ना। पहला पेरी मेम्ब्रेनस VSD, ठीक है। दूसरा मस्कुलर VSD। तीसरा इनलेट VSD। चौथा आउटलेट VSD, ठीक है। ये बताया मैंने आपको अकॉर्डिंग टू एनाटॉमिकल लोकेशन।
जो एनाटॉमिकल लोकेशन है कि वीएसडी कौन सी जगह पे है, अगर वो पेरी मेम्ब्रेनस यानी मेम्ब्रेनस में है तो उसको अपन पेरी मेम्ब्रेनस बोल रहे हैं। मस्कुलर यानी जो वीएसडी अगर किसी भी मसल्स के अंदर है तो उसको अपन मस्कुलर वीएसडी बोल रहे हैं। इनलेट और आउटलेट मैं आपको समझाता हूँ। देखिए इनलेट में क्या होगा, जब जो सेमिलुनार वाल्स है, नहीं जो एट्रोवेंट्रिकुलर वाल्स है, इन वाल्स के अगर ये जो एट्रोवेंट्रिकुलर वाल है यहाँ पे और यहाँ पे, मैं आपको एक नया डायग्राम बना देता हूँ। देखिए सबसे पहले मैं आपको सबसे शुरू से समझाता हूँ पेरी मेम्ब्रेनस क्या होता है। देखिए सबसे इन चारों में से सबसे मोस्ट कॉमन टाइप अगर पूछा जाए तो ये है मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ वीएसडी। अगर आपको वीएसडी का जो मोस्ट कॉमन टाइप पूछा जाता है तो आपको क्या लगाना है, पेरी मेम्ब्रेनस वीएसडी ही लगाना है। पेरी मेम्ब्रेनस जो वीएसडी है ये जो सेप्टम है, सेप्टम के जो अपर पार्ट है जहाँ पे आपको जो आयोटिक और ट्राइकस्पिड वाल्व दिख रहे हैं, देखिए ये जो वाल्व है, ये जो वाल्व है, ये जो वाल्व है यहाँ पे और ये जो अपर पार्ट है, अपर पार्ट के अंदर अगर वीएसडी है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, पेरी मेम्ब्रेनस वीएसडी। इसको अपन, ये कहाँ होता है, एट अपर पार्ट ऑफ सेप्टम नियर एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व। समझ में आ रही मेरी बात, जहाँ पे एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व है, ये वाल्व यहाँ पे जुड़े हुए आपको पता है, यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे इसके नियर मोस्ट में अगर वीएसडी है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, पेरी मेम्ब्रेनस। दूसरा, अगर किसी भी मसल्स के अंदर है, एनीवेयर इन मसल ऑफ इंटरसेप्टम, ये जो सेप्टम है, ये पूरा का पूरा जो सेप्टम है, अगर इस सेप्टम के अंदर किसी भी जगह पे है, चाहे यहाँ है, चाहे यहाँ है, वहाँ है, वहाँ, इसको अपन क्या नाम से दे सकते हैं, मस्कुलर वीएसडी। ये ऑलरेडी जो बहुत है सेप्टम जो है, ये जो मस्कुलर वीएसडी है ये छोटे छोटे होते हैं, है ना, ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, इससे छोटे छोटे हो जाए, या 2 या 3 भी हो सकते हैं। इट ऑफन सीन मल्टीपल एंड स्मॉल, ठीक है। ये कहीं पे भी हो सकते हैं और कितने भी छोटे और बड़े हो सकते हैं, और छोटे छोटे होंगे तो 3 या 4 हो भी सकते हैं। आई बात समझ में? तो पेरी मेम्ब्रेनस समझ में आया, दूसरा मस्कुलर समझ में आया। अब इनलेट देखिए, इनलेट के अंदर क्या होगा, जो इसकी लोकेशन है, इसकी जो लोकेशन है वो इनलेट के अंदर ही होगी, यानी जो एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व है, जो नियर एवी वाल्व, अगर एवी वाल्व के अंदर इधर बिल्कुल इधर इसके क्लोजिंग के अंदर और अगर यहाँ होगी तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, इनलेट। दूसरा आउटलेट, जो लास्ट वीएसडी है, इसकी जो लोकेशन है आपको जैसे नाम से क्लियर हो रहा है, इसकी जो लोकेशन होगी, अगर मान लो जैसे यहाँ पे, अब मान लो जैसे यहाँ पे ये यहाँ से ऐसे मान लो अगर सेमिलुनार वाल्व जुड़े हुए हैं, तो अगर नीचे की साइड में और अगर इस साइड में है, अगर इस साइड में अगर मान लो एसडी रह गया ऐसे, जो अगर डायरेक्टली जो सेमिलुनार वाल्व के क्लोजिंग में रहेगा तो उसको अपन क्या बोलेंगे, आउटलेट वीएसडी, नियर टू सेमिलुनार वाल्व। आई बात समझ में? सबसे मोस्ट कॉमन कौन सा होता है, पेरी मेम्ब्रेनस वीएसडी। सेकंड मोस्ट कॉमन कौन सा पूछा जाए तो मस्कुलर वीएसडी। आई बात समझ में कि नहीं आई? ठीक है। अब देखिए ये जो है ये सारे के सारे मैं आपको टाइप पढ़ा दिए। अब देखिए साइन एंड सिम्टम क्या क्या होते हैं। देखिए साइन एंड सिम्टम के अंदर क्या क्या होगा। साइन एंड सिम्टम जैसा कि आपको पता है कि साइन एंड सिम्टम जब आएंगे जब बीमारी पैदा होगी और कुछ समय तक चलेगी। अब एकदम से जैसे आज वीएसडी हुआ तुरंत के तुरंत तो हो सकता है साइन एंड सिम्टम, अगर मान लो छोटा वीएसडी हो तो नहीं आएंगे, बड़ा वीएसडी हो गया तो तुरंत साइन एंड सिम्टम आ जाएंगे। तो साइन एंड सिम्टम की जो ऑनसेट है वो वेरी करेगी, ठीक है। दूसरी चीज़ कि इसकी जो साइन एंड सिम्टम है ये किसके ऊपर डिपेंड करेंगे, इसकी जो वीएसडी की साइज है इसके ऊपर, यानी साइज बड़ा होगा तो ज़्यादा जल्दी आएंगे और ज़्यादा सीवियर आएंगे, ठीक है। अब देखिए साइन एंड सिम्टम किससे रिलेटेड होंगे, वीएसडी से क्या हो रहा है, ब्लड का जो फ्लो है, वीएसडी से जो ब्लड का फ्लो है वो राइट वेंट्रिकल के अंदर जा रहा है, राइट वेंट्रिकल से लंग्स की तरफ ज़्यादा जा रहा है, यानी लंग्स के अंदर ज़्यादा ब्लड जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड जाएगा तो बार बार उसको रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो सकता है, निमोनिया वगैरह हो सकता है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि यार ब्लड ज़्यादा ही जा रहा है, तो ज़्यादा ही जा रहा है तो वहाँ पे हो सकता है वहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन हो जाए ब्लड का। समझ में? इन्फिल्ट्रेशन मतलब ब्लड की जो प्लाज्मा फिल्टर होकर वहीं कहीं एलोलाई के अंदर जमा होने लग जाए, उसकी वजह से निमोनिया हो सकता है, बार बार LRTI होगा। LRTI मतलब अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन,
लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, बार बार उसको जो सांस लेने में दिक्कत होगी, डिज्निया हो सकता है, टेकिपनिया हो सकता है, बच्चा फीडिंग अच्छे से नहीं करेगा, वीकनेस आएगी। ये सारे सिम्टम किसके हैं? वीएसडी के हैं। समझ में आ रही है मेरी बात? देखिए जो सिम्टम है ये आपको बताया था कि ऑनसेट जो इसकी वैसे 6 to 10 वीक के आसपास इसकी ऑनसेट होने लग जाती है। तुरंत सिम्टम आए नहीं आए ज़रूरी नहीं है, लेकिन 6 से 10 हफ्ते तक अगर बच्चे के अंदर वीएसडी रह गया तो उसको कहीं ना कहीं सिम्टम आने लग जाएंगे। दूसरी चीज़, अब सिम्टम के अंदर क्या क्या दिखेंगे अपन? बच्चे को हो सकता है पाल्पिटेशन हो, बच्चे को पाल्पिटेशन हो सकता है, बच्चे को डिज्निया हो सकता है, बच्चे को टेकिपनिया हो सकता है, बच्चे का पुअर फीडिंग हो सकता है। देखिए पुअर फीडिंग करेगा बच्चा, बच्चे को बार बार से यानी रिकरेंट अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है। आई बात समझ में? और देखिए और बच्चे को क्या होगा, जो बच्चे का अंदर और क्या हो सकता है अपने को, और क्या देखने को मिलेगा? जो वेट गेन है वो क्या से दिखेगा? लोअर या फिर पुअर वेट गेन। बच्चा फीडिंग ही नहीं करेगा, बच्चा ऑलरेडी डिज्निया में है, टेकिपनिया में है, बच्चे को बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, तो उसको जो वेट गेन है वो भी कैसा होगा? पुअर होगा। आई बात समझ में आई? अब देखिए जो इसके अलावा जो और जो मैंने आपको मरमर सुनाई थी, जो मरमर है, मरमर कैसी देखेगी इसमें अंदर? पेनसिस्टोलिक। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था पेनसिस्टोलिक मरमर क्या होता है। जब सिस्टोल होगा तब आपको जो मरमर सुनाई देगी उसको अपन क्या बोलते हैं? पेनसिस्टोलिक मरमर। और स्प्लिटिंग ऑफ, मैंने आपको ऑलरेडी इसके पीछे वाली स्लाइड में समझाया था कि जो S2 और ये जो S2 है साउंड है, ये स्प्लिट हो जाएगी। A2 जल्दी सुनाई देगा, P2 बाद में सुनाई देगा। इसकी वजह से क्या होगा? स्प्लिटिंग ऑफ S2 साउंड, स्प्लिटिंग ऑफ S2 साउंड। ठीक है। और इसके अलावा देखिए क्या होगा, हार्ट का जो मैंने आपको जब इको वगैरह करेंगे तब आपका हार्ट का जो साइज वगैरह है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था हार्ट साइज, हार्ट की साइज के अंदर किस किस का इंलार्जमेंट होगा? हो सकता है राइट वेंट्रिकुलर की हाइपरट्रोफी हो जाए। दूसरा मैंने आपको और ऑलरेडी समझाया था कि जो लेफ्ट एट्रियम है उसके आगे क्या हो सकता है? इंलार्जमेंट हो सकता है। आई बात समझ में ही नहीं आई? ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको जो बताया था डिलेड डायस्टोलिक मरमर एट द एपेक्स। देखिए ये तो हो गया था, जैसे यहाँ पे जैसे अब देखिए P2 जो साउंड है वो लेट क्लोज हो रही है तो ये अलग से सुनाई देगी। और जो ये कब सुनाई देगी? जब सेविन्युलर वाल्व है जब क्लोज होंगे। क्लोज कब होंगे? जब डायस्टोल के टाइम पे होंगे। डायस्टोल कैसा होगा? लेट होगा। क्यों होगा? क्योंकि ब्लड को निकलने में टाइम लग रहा है, डिले हो रहा है, निकलने में टाइम लग रहा है, इसलिए डिले हो रहा है। उसकी वजह से P2 साउंड डिले हो रही है। इसके बाद इसके कारण क्या होगा? जो P2 साउंड है वो अलग से सुनाई देगी, उसको अपन क्या बोलते हैं? डिलेड डायस्टोलिक साउंड। और ये सुनाई कहाँ पे देगी? P2 एरिया के ऊपर, पल्मोनरी के एरिया के ऊपर। पल्मोनरी एरिया कहाँ होता है? एपेक्स पे होता है। समझ में आई मेरी बात? डिलेड डायस्टोलिक साउंड ओवर पल्मोनरी एरिया ऑफ हार्ट एट एपेक्स। समझ में आएगी नहीं आई बात? जो एपेक्स है उसके ऊपर जो हार्ट साउंड कैसे सुनाई देगी? डिलेड सुनाई देगी। देखिए राइट वेंट्रिकुलर जो हाइपरट्रोफी है या लेफ्ट वेंट्रिकुलर जो एनलार्जमेंट है, इसकी अपन अगर जब बच्चे के अंदर अगर मान लो अपन ने ईसीजी किया तो इसके जो कुछ चेंजेस दिखाई देंगे। ठीक है। ये चेंजेस कैसे कैसे दिखा सकते हैं? अगर मान लो जैसे वीएसडी है, वीएसडी अगर स्मॉल है या मीडियम है या स्मॉल है तो आपको पता है कि हाइपरट्रोफी भी क्या होगी? या तो कम होगी, स्मॉल होगी, या फिर नहीं के बराबर होगी। तो इसकी वजह से ईसीजी का जो चेंजेस दिखेगा वो कैसा रहेगा? नॉर्मल, यानी ईसीजी के अंदर किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं दिखेगा। लेकिन अगर वीएसडी मान लो, वीएसडी जो है वो क्या हो गई? लार्ज, तो इसकी वजह से राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी और
आपके जो ईसीजी के अंदर दिखाई देगी। आई कि नहीं आई बात समझ में? हार्ट साइज की वजह से हार्ट के अंदर जो हार्ट की जो साइज़ है उसकी जो अपन ईसीजी की अगर रीडिंग करेंगे तो उसके अंदर अपने को चेंजेस कब दिखाई देंगे? जब राइट वेंट्रिकुलर जब अपन वीएसडी क्या होगा? बड़ा रहेगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब देखिए जो वेंट्रिकल है, वेंट्रिकल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? क्यूआरएस से। तो जो वाइड क्यूआरएस अगर कॉम्प्लेक्स बनेंगे तो उसका मतलब अपन कहीं ना कहीं समझ जाएंगे कि जो वेंट्रिकल है उसका क्या हो गया? इन्लार्जमेंट हो गया, हाइपरट्रॉफी हो गई। वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, समझ में आ रही है मेरी बात? वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स अपने को इसी के अंदर दिखाई देंगे। देखिए और क्या करेंगे अपन? देखिए चेस्ट एक्सरे के अंदर मैंने आपको ऑलरेडी बताया था प्लेथोरिक लंग फील्ड दिखाई देगा। प्लेथोरिक लंग फील्ड, प्लेथोरिक लंग फील्ड किसके अंदर दिखाई देगा? चेस्ट एक्सरे के अंदर। ठीक है, देखिए डायग्नोसिस कैसे करेंगे? मैंने ऑलरेडी जब आपको साइनोटिक एसाइनोटिक डिजीज पढ़ाना चालू किया था तब मैंने आपको बताया था नाडास क्राइटेरिया। नाडास क्राइटेरिया के अंदर क्या है? जितने भी साइन एंड सिम्टम है वो सारी चीज़ें आती है। मैंने आपको उस टाइम पे भी बताया था सिस्टोलिक मर्मर, डायस्टोलिक मर्मर, एनी डायस्टोलिक मर्मर होता है तो उसको अपन मेजर क्राइटेरिया में कंसिडर करते हैं। सिस्टोलिक मर्मर अगर ग्रेड 3 या उससे ज़्यादा हो तो अपन उसको मेजर क्राइटेरिया में करते हैं, लेकिन सिस्टोलिक मर्मर अगर लेस देन ग्रेड 3 हो तो उसको अपन माइनर क्राइटेरिया में कंसिडर करते हैं। फिर आपको मैंने और बताया था एबनॉर्मल चेस्ट एक्सरे। एबनॉर्मल चेस्ट एक्सरे का मतलब क्या हो गया? प्लेथोरिक लंग फील्ड दिख रहा है, ओलिगेमिक लंग फील्ड दिख रहा है, ये सारी चीज़ें क्या है? एबनॉर्मल चेस्ट एक्सरे है। बीपी अप डाउन जो ज़्यादा या कम है, एबनॉर्मल बीपी है, वो भी उसमें माइनर क्राइटेरिया के अंदर था। फीवर हो सकता है, बच्चे को साइनोसिस हो सकता है, साइनोसिस मेजर क्राइटेरिया में था। तो जो नाडास क्राइटेरिया है उसके अंदर जो सिम्टम्स है उसके अकॉर्डिंग अपन वेरी कर लेंगे, अपन जो डिसाइड करेंगे कि यार बच्चे को अपन एक प्रोबेबल डायग्नोसिस बनाएंगे कि क्या शायद लगता है कि इन जो सिम्टम प्रेजेंट हो रहे हैं इसकी वजह से हो सकता है बच्चे को कंजेनिटल हार्ट डिजीज हो, लेकिन ये जरूरी नहीं है। कंफर्मेटरी जो डायग्नोसिस होगा 2D इको। कंफर्मेटरी जो डायग्नोसिस होगा वो क्या होगा? 2D इको। 2D इको करके देखेंगे अपन बच्चे का तो उसके अंदर अपने को क्या दिखेगा? जो वीएसडी के अंदर जो छेद है, वीएसडी के अंदर जो छेद है वो दिखाई देगा। दूसरा, इसके अलावा और अपन क्या ईसीजी क्या कर सकते हैं? एक्सरे करके देखना अपने को। तीसरा, ईसीजी करके देखना है। ठीक है, और क्या कर सकते हैं अपन इसके अंदर? कार्डियक कैथेटराइजेशन, कार्डियक कैथेटराइजेशन, कार्डियक कैथेटराइजेशन करके देखते हैं। कार्डियक कैथेटराइजेशन के अंदर क्या होता है? एक अपन वायर इंसर्ट करके जिसके अंदर आगे प्रोब सेंसर लगा होता है जो आगे जा करके राइट एट्रियम में जाएगा। राइट एट्रियम में जाएगा तो वहाँ का प्रेशर मॉनिटर करेगा, फिर लेफ्ट एट्रियम का प्रेशर मॉनिटर करेगा, राइट एट्रियम का, सारे जो प्रेशर मॉनिटरिंग करके देखेंगे कि यार शायद प्रेशर अगर मान लो जैसे मान लो अगर वीएसडी हो गया, अब वीएसडी हो जाएगा तो क्या होगा? इसके अंदर जो प्रेशर कहीं ना कहीं लगभग इसके बराबर आ जाएगा। मान लो इसके अंदर 10 रहेगा या 9 तो इसके अंदर भी आ जाएगा। समझ में आ रही है मेरी बात? क्यों? क्योंकि ब्लड तो इसके अंदर लगभग भाई ब्लड तो इधर को फेंक रहा है ये तो। समझ में आ रही है मेरी बात? तो इसके अंदर प्रेशर ऑलरेडी 6-7 तो ऑलरेडी रहता होगा और थोड़ा बहुत ये इधर का ब्लड इधर आएगा तो ये बढ़ा देगा। समझ में आ रही है मेरी बात? तो प्रेशर मॉनिटरिंग करके कार्डियक कैथेटराइजेशन से अपन समझ सकते हैं। कार्डियक कैथेटराइजेशन से दोनों काम हो सकते हैं। इंटरवेंशन जो अपन डायग्नोसिस के लिए कर रहे हैं वो भी कर सकते हैं, जो अपन थेरेप्यूटिक जो उस बीमारी को ट्रीट करने के लिए भी कर सकते हैं। अपन जो बैलून वैलून लगा सकते हैं। आई बात समझ में? अब देखिए इसका मैनेजमेंट क्या होता है? जो 90% जो वीएसडी है, स्मॉल एंड मीडियम साइज, स्मॉल एंड मीडियम साइज जो वो स्पॉन्टेनियसली क्लोज हो जाते हैं। आई बात समझ में? जो 90% जो है मान लो जो स्मॉल और मीडियम साइज की जो वीएसडी है ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएंगे, ना आपको कुछ करने की जरूरत है ना हमें कुछ करने की जरूरत है। समझ में आ रही है मेरी बात? बच्चे को धीरे कर करके वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो ही जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर मान लो अगर क्लोज नहीं हो तो अपने को क्या करेगा? मान लो ऐसे कोई जिससे लार्ज वीएसडी हो तो अपने को सर्जिकल रिपेयर करना पड़ेगा, सर्जिकल रिपेयर करनी पड़ेगी। नहीं तो ब्लड अगर कंटिन्यू ब्लड की संटिंग इधर होती रहेगी तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा तो बॉडी की रिक्वायरमेंट तो बढ़ेगी, उसके कंपनसेशन में अगर रिक्वायरमेंट बढ़ेगी तो उसके कंपनसेशन में अगर ब्लड की सप्लाई नहीं बढ़ पाएगी तो बच्चे के अंदर साइनोसिस होने जाएगा। समझ में आ रही है मेरी बात? डिज्निया ऑन एक्सेशन, बच्चा थोड़ा बहुत हिलेगा डुलेगा खेलेगा कूदेगा तब तक अपने को उसमें क्या हो जाएगा? साइनोसिस हो जाएगा, डिज्निया हो जाएगा। समझ में आ रही है मेरी बात? तो इसकी सर्जिकल रिपेयरिंग भी करना जरूरी है। मेडिकल इसके अंदर अपन जो मेडिकल मैनेजमेंट जो पढ़ते हैं वो मेडिकल मैनेजमेंट अपन यही पढ़ते हैं कि जो राइट साइड के अंदर जो हार्ट के अंदर जो ब्लड की सप्लाई बढ़ रही है, इधर जो ब्लड है इधर ब्लड की कहीं ना कहीं
इधर का ब्लड इधर आ रहा है तो इधर इधर जो सप्लाई बढ़ रही है, इसकी वजह से क्या होगा, राइट वेंट्रिकुलर के अंदर क्या होगा, कंजेशन हो जाएगा। कंजेशन का मतलब क्या होता है, जहाँ पे जो ब्लड जाना चाहिए उससे ज़्यादा जा रहा है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, कंजेशन। जो कंजेशन अगर हो जाएगा तो कंजेस्टिव जो कार्डियक फेलियर होने का चांस रहता है। इसलिए अपन मेडिकल जो मैनेजमेंट पढ़ेंगे वो किसके लिए पढ़ेंगे, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर। तो इसके लिए अपन को कंट्रोल करना है कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर को, है ना। इसके अलावा जो ट्रीटमेंट अपने को करना है, जो बार बार अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो रहे हैं और जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो रहे हैं, ठीक है, जो निमोनिया वगैरह हो रहा है, उसको अपने को ट्रीट करना है, एंटीबायोटिक वगैरह देनी है, जो भी डॉक्टर एडवाइस करे। इसके अंदर कोई स्पेसिफिक एंटीबायोटिक नहीं है या ऐसी कोई स्पेसिफिक एक भी जो ड्रग ऑफ जिसको अपन चॉइस बोलते हैं, वो ऐसी कोई ड्रग ऑफ चॉइस नहीं है जो इसको वीएसडी को एकदम से क्लोज कर दे। समझ में आ रही है मेरी बात। वीएसडी या तो स्पॉन्टेनियसली खुद से क्लोज हो जाएगा, नहीं होगा तो आपको सर्जरी करनी पड़ेगी। अब देखिए सर्जरी में क्या करते हैं, देखिए सर्जरी करते कब है, व्हेन वी डू। ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जब अपने को सर्जरी करने की जरूरत पड़ जाती है। देखिए जब बच्चे के अंदर जो कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर हो जाए, इन्फेंट के अंदर, जब मान लो बच्चा छोटा ही हो, बच्चा इन्फेंट है अभी, उसके अंदर अभी से अगर कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर होने लग गया है, इसका मतलब वीएसडी का साइज बड़ा है तो अपने को सर्जरी करनी पड़ेगी इस कंडीशन में। और देखिए जब लेफ्ट साइड से जो है शंटिंग राइट साइड में जो जा रही है वो लार्ज अमाउंट में जा रही है, लार्ज अमाउंट में जा रही है यानी लार्ज हो रही है शंटिंग, यानी लगभग जो है मान लो इधर जाना चाहिए 30 ml ब्लड, इधर जाना चाहिए 10 ml लंग्स के अंदर। ये नॉर्मली मान लो अगर ऐसा होना चाहिए, लेकिन इधर 30 ने जा करके इधर तो जा रहा है 10, इधर कितना जा रहा है मान लो 10 और इधर कितना जा रहा है 30, तो इसका मतलब तो बहुत बिल्कुल ही उल्टा हो गया। यानी जितना ब्लड उधर जाना चाहिए उतना ही उससे ज़्यादा इसे इधर जा रहा है, यानी जो ट्वाइस ब्लड इधर जो सिस्टमिक सर्कुलेशन है उसका अगर ट्वाइस इधर जा रहा है, उसका 2 गुना इधर जा रहा है ना, तो अपने को तुरंत सर्जरी करने की जरूरत है। क्यों, क्योंकि इसका मतलब कहीं ना कहीं क्यों जा रहा होगा, क्योंकि वीएसडी बड़ा होगा। समझ में आ रही है मेरी बात। इफ ट्वाइस ब्लड ऑफ aorta go in lungs via VSD, अगर जो aorta के अंदर जो ब्लड जा रहा है उसका 2 गुना ब्लड अगर लंग्स के अंदर जा रहा है VSD के थ्रू, तो अपने को सर्जरी करने की ज़रूरत है। ठीक है। तीसरी बात और क्या हो सकता है, जब बच्चे के अंदर पल्मोनरी स्टेनोसिस हो जाए, जब बच्चे के अंदर पल्मोनरी स्टेनोसिस हो जाए या फिर पल्मोनरी हाइपरटेंशन होने लग जाए, HTN मतलब क्या होता है, हाइपरटेंशन, और क्या हो जाए, एरोटिक रिगर्गिटेशन। यानी अब ये तीनों चीज़ें कब होगी, देखो पल्मोनरी हाइपोटेंशन मतलब यहाँ पर जो प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। ज़्यादा कब होगा, जब ज़्यादा ब्लड आएगा। ज़्यादा ब्लड आएगा मतलब VSD बड़ा है, यानी पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो रहा है, पल्मोनरी स्टेनोसिस हो गया, एरोटिक रिगर्गिटेशन हो गया, जो ये सारी चीज़ें अगर होने लग गई एक साथ, तो अपने को सर्जरी करने की ज़रूरत है, नहीं तो बच्चा डेथ कर जाएगा। समझ में आई मेरी बात। अब सर्जरी के अंदर करते हैं क्या है, ठीक है। सर्जरी के अंदर एक डेक्रोन नाम का एक पैच आता है, एक पैच आता है। उस पैच को अपन के जैसे मान लो अगर जैसे ये हर्ट है, हर्ट के अंदर जैसे मान लो ये यहाँ पे क्या रह गया, VSD रह गया, है ना। अब ये जो डेक्रोन पैच आएगा, इस डेक्रोन पैच को अपन PATCH होता है वो डेक्रोन जो पैच है, ये एक पैच आता है, एक तरीके का एक फोल्ड आता है जो यहाँ पे जाकर के इसके ऊपर इसको कवर करके यहाँ पे सूचर कर देते हैं। ठीक है, यहाँ नीचे से सूचर कर देते हैं, यहाँ ऊपर से, और चारों तरफ से इसको सूचर करके इसे पैक कर देते हैं। अब इधर का ब्लड इधर को नहीं आएगा और इधर का ब्लड नॉर्मली इधर को जा रहा है, ये आना बंद हो जाएगा, तो ये VSD क्लोज हो जाएगा। ठीक है, डेक्रोन पैच अप्लाई ओवर VSD। आई बात समझ में। जो VSD के ऊपर अगर अपने जो अपन अगर ये डेक्रोन पैच अप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगी, इसकी सर्जरी हो जाएगी। अब सर्जरी जो करेंगे अपन कैसे कर सकते हैं, देखिए अपन या तो 2 ही तरीके हैं, या तो इसको अपन पूरा हर्ट को खोल लें, हर्ट को खोलने के बाद में पूरा वेंट्रिकल इसे हर्ट को कट लगा के फिर यहाँ पे पैच लगाएं, लेकिन ये बहुत सर्जरी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, उसमें बचने के चांस न के बराबर रह जाते हैं। तो एक दूसरा तरीका है कार्डियक कैथेटराइजेशन। अपन फीमोरल आर्टरी से होते हुए, फीमोरल वेन से होते हुए कैथेटर डालेंगे, जो राइट एट्रियम से होते हुए लेफ्ट एट्रियम में जाएगा, नहीं राइट एट्रियम से होते हुए राइट वेंट्रिकल में जाएगा, यहाँ से होते हुए यहाँ पे वाल्व रहते हैं, ऑलरेडी पता है। ये वाल्व के अंदर जैसे वाल्व खुलेंगे तुरंत अपन कैथेटर को अंदर इंसर्ट कर देंगे, अंदर इंसर्ट करके यहाँ ले आएंगे, यहाँ लाने के बाद में उस पैच को अपन क्या करेंगे, ऐसे स्प्रेड कर देंगे ऐसे,
और यहाँ पे फिर अपन सुचरिंग कर देंगे। तो उसकी वजह से क्या होगा कि फिर जैसे ही सुचरिंग हो जाएगी फिर इसको वापस रिमूव कर लेंगे। तो इसमें ओपन हार्ट सर्जरी की जरूरत नहीं है। ठीक है, आई बात समझ में? तो अप्लाई अपन पेज, लेकिन ये नोट सेट के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस इतना ही ध्यान रखना है। नोट सेट के हिसाब से इंपॉर्टेंट साइन एंड सिम्टम है, प्लेथोरिक डायग्नोसिस जो करते हैं कंफर्मेटरी 2D इको से करते हैं। बात समझ में आएगी नहीं? 2D इको को अपन USG भी बोलते हैं, USG यानी सोनोग्राफी। ठीक है, मैं आपको एक बार क्विकली रिवाइज करा देता हूँ ताकि आपको एक बार VSD समझ में आ जाए। वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट समझ में आया आपको? ये जो मोस्ट कॉमन, अगर ओवरऑल मोस्ट कॉमन हार्ट डिजीज की बात की जाए, कंजेनिटल हार्ट डिजीज, तो VSD होता है। एसाइनोटिक मोस्ट कॉमन कंजेनिटल हार्ट डिजीज की बात की जाए तब भी VSD ही होता है। समझ में आई मेरी बात? नेचर एसाइनोटिक होता है, शंटिंग लेफ्ट टू राइट होती है। ठीक है, क्या इसके अलावा अपन ने क्या लिखा? नोट मैंने लिखा था टेटोलॉजी फेलोड के अंदर शंटिंग उल्टी साइड से होती है। लोकेशन मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, साइज मैंने बता दी थी, मैक्सिमम साइज मैंने आपको बता दी थी। ठीक है, मरमर आपको मैंने समझा दिया था। तो ये सारी चीज़ें अपने मरमर अपने को पेन सिस्टोलिक दिखेगा, और दूसरा मरमर जो दिखेगा वो कौन सा दिखेगा? क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूसली जो ब्लड का जो कंटिन्यूसली फ्लो होगा, है ना। इधर जो ब्लड है, इधर जैसे ये सिस्टोल करेगा तो ये सिस्टोल करेगा तो ब्लड इधर से इधर को जाएगा, इधर जाएगा, इधर ब्लड ज़्यादा बढ़ेगा तो इधर की साइड में क्या होगा? फिर ये मरमर तो आएगी। समझ में आ रही है मेरी बात? इसलिए मरमर आएगी और वो सिस्टोल के टाइम पे आएगी। इंजेक्शन सिस्टोलिक मरमर में आपको बता दिया, जैसे इंजेक्शन करेगा, जो इंजेक्शन कब होगा? जब सिस्टोल करेगा। सिस्टोल करने के टाइम पे जो इंजेक्शन होगा उसकी वजह से जो मरमर सुनाई देगी वो क्या होगी? सुनाई देगी वो, लेकिन किस साइड पे सुनाई देगी? पल्मोनरी वाल्व के कारण दिखाई देगी। और कहाँ पे देखिए, जो पल्मोनरी एरिया के अंदर, जो अगर पल्मोनरी आर्टरी के अंदर ब्लड की सप्लाई बढ़ेगी तो उसकी वजह से सुनाई देगी। चेस्ट एक्सरे के अंदर प्लेथोरिक लंग बिल्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। ठीक है, VSD का जो मैंने आपको ये सर्कुलेशन बताया था, ये जो राइट वेंट्रिकल के अंदर सप्लाई बढ़ेगी यहाँ पे, तो उसकी वजह से ब्लड का जो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, इसकी वजह से हाइपरट्रोफी होगी। ठीक है, नेक्स्ट साइज मैंने आपको ऑलरेडी बता दी थी। और ये मैं आपको बताया था कि S2 और नहीं, S2 का जो स्प्लिटिंग होता है, स्प्लिटिंग यानी अलग होना। वैसे S2 जो अपन सुनते हैं, S2 लब डब ऐसे ही सुनाई देती, लेकिन जो लब यानी S1 कब सुनाई देगी? जब अंदर वाले वाल्व क्लोज होंगे, ये वाले एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व। ठीक है, लेकिन जैसे S2 कब सुनाई देगी? S2 भी जैसे ये नीचे वाले वाल्व है, जो सेमिलुनार वाल्व है, ये क्लोज होंगे तब, लेकिन एक साथ सुनाई देगी। अपने को ये नहीं पता पड़ेगा कि P2 कौन सी थी, A2 कौन सी थी। समझ में आ रही? एक साथ सुनाई देगी, डब ऐसे, है ना, लब डब। लेकिन अगर इनका स्प्लिटिंग होगा, यानी ये पहले हो जाएगी, ये बाद में होगी, तो अलग से ऑटोमेटिकली आपको अलग से घंटी सुनाई देगी। जैसे ये मैंने पहले बजा दी, ये मैंने बाद में बजाई, ये पहले, ये बाद में, ऐसे। समझ में आई? ये क्यों होगी ये मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया था। ठीक है, ये टाइप्स बता दिए, साइन एंड सिम्टम हो गए थे, ये इसका मैनेजमेंट हो गया था। ठीक है, तो अपन अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा, नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन डिस्कस करेंगे पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस और एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। बने रहिए GDC के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ। थैंक यू।